लोकहितवाद, जनहितवाद से आप क्या समझते हैं? निर्णीतवादों की सहायता से लोकहितवाद के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। इसमें अथवा करके क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, जिसमें कुछ हेडिंग है, यह क्वेश्चन है। पर आप हेडिंग इम्पोर्टेंट होती है, आप हेडिंग पहले याद कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन याद करिएगा। हेडिंग ये है सारी, पहली 5 हेडिंग है इसमें, तो मैं पहली हेडिंग दिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद सारी 5वीं तक पूरी करा दूँगा। आप नोट्स बना लीजिएगा ज़रूर। पहली हेडिंग अर्थ में परिभाषा, दूसरी जनहितकारीवाद के लक्षण, तीसरी हेडिंग है जनहितकारीवाद की अवधारणा के विकास के कारण, चौथी जनहितकारीवाद की अवधारणा में विस्तार, 5वीं है जनहितकारीवाद की अवधारणा में प्राण न्याय, जिसे कहते हैं पूर्ण न्याय कहा जाता है। पहली हेडिंग है लोकहितवाद में अर्थ एवं परिभाषा। लोकहितवाद को PIL भी कहते हैं। तो अर्थ एवं परिभाषा में हम लिख लेते हैं, लोकहितवाद या जनहितवाद का मुख्य तात्पर्य है समाज के उस वर्ग को न्यायालय में प्रतिनिधित्व प्रदान करना जो अपनी सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक विवशताओं के कारण अथवा असुरक्षा के कारण न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते। आप इतना लिख दीजिएगा। अमेरिका में फोर्ड फाउंडेशन द्वारा, यानी अमेरिका में फोर्ड फाउंडेशन ने एक लोकहितकारी विधि परिषद को नियुक्त किया और इस लोकहितकारी विधि परिषद ने परिभाषा दी जो इस प्रकार है। यहाँ से देखिए कि लोकहितकारी विधि वर्तमान समय में उन प्रयासों को संबोधित करती है जो उस वर्ग या हित के व्यक्तियों को विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है जिनका प्रतिनिधित्व पूर्व काल में नहीं होता था। यानी लोकहितवाद का मतलब है, अर्थ है कि ऐसा मुकदमा जो लोगों के कल्याण के लिए हो, जो लोगों के हित के लिए, जो जन के हित के लिए हो, जो व्यक्ति या वर्ग न्यायालय में अपनी अज्ञानता के कारण या असुरक्षा के कारण या पैसा न होने के कारण प्रस्तुत नहीं जा पाते, मुकदमा नहीं कर पाते, तो उनके लिए किसी व्यक्ति विशेष या NGO की तरफ से जो मुकदमा किया जाता है वही लोकहितवाद है। आप नोट्स बना लीजिएगा देख के। मैं ये PDF आपको जो है मुहैया करा दूंगा टेलीग्राम पे, ये आप सब समझ लीजिएगा। अब वर्तमान जनहितकारीवाद की ऐतिहासिकता रोमन विधि एक्सियो पवलरिस, जिसका अर्थ होता है लोकहित से संबंधित वाद की प्रथा। यानी जो वर्तमान जनहितकारीवाद की ऐतिहासिकता है रोमन विधि एक्सियो पवलरिस, यानी अर्थात लोकहित से संबंधित वाद की प्रथा में सन्निहित है। इसका अंश दिखा है, एक्सियो पवलरिस का अर्थ जो है अंश दिखा है आपको 1900 भोपाल गैस डिजास्टर एक्ट 1985 द्वारा। यानी भोपाल में क्या हुआ था 1985 में, ठंड का समय था और जहरीले गैस के रिसाव के कारण बहुत सारे लोग मर गए थे। तो भारत सरकार ने गैस पीड़ितों की ओर से वाद दायर करने की जिस शक्ति को यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के विरुद्ध प्रयुक्त किया, वह रोमन के एक्सियो पवलरिस का ही एक समुन्नत दृष्टांत प्रस्तुत करता है। इसमें बहुत सारे गैस के रिसाव के कारण बहुत सारे लोग मर गए थे। तो अब इसी जनहितकारीवाद जो है इंग्लैंड में जनहितकारीवाद की ये हेडिंग भी लिख सकते हैं आप, इंग्लैंड में जनहितकारीवाद की वास्तविक शुरुआत ब्लैकबर्न केसेस से हुई। ब्लैकबर्न
केसेस हुए जिसमें संसद के एक भूतपूर्व सदस्य ब्लैकबर्न ने लोकहित से संबंधित अनेक मामले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। इसमें वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रुप वाले लोग जो है अश्लील साहित्य नंबर 2 के बहुत सारे काम करते थे, जिसमें पुलिस भी मिली थी। उन सबको ब्लैकबर्न केसेस के माध्यम से ख़त्म किया गया। न्यायालय ने ब्लैकबर्न की लोकल स्टैंडी आप लोग याद कर लीजिएगा। लोकल स्टैंडी क्या है, आगे बहुत बार पूछा गया और भविष्य में भी पूछा जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन में। तो लोकल स्टैंडी का अर्थ है न्यायालय में वाद दायर करने की हैसियत। तो न्यायालय ने ब्लैकबर्न के लोकल स्टैंडी को स्वीकार कर लिया। अब एक हेडिंग यहाँ भी बन सकती है, यहाँ पे भारत में जनहितकारीवाद, ये हेडिंग बन सकती है। तो इसमें लिखेंगे हम, भारत में जनहितकारीवाद की अवधारणा न्यायाधीश कृष्ण अय्यर द्वारा प्रतिपादित हुई तथा न्यायमूर्ति भगवती, न्यायाधीश D.A. देसाई तथा न्यायाधीश रंगानाथ मिश्र के निर्णयों द्वारा इसे और संबल प्रदान किया गया तथा आगे बढ़ा गया। यानी भगवती जी, देसाई जी और रंगानाथ मिश्र के समर्थन से, सपोर्ट से इसे और मजबूत बनाया गया। किसे? जनहितकारीवाद को। तो इसी के संबंध में न्यायाधीश भगवती के अनुसार इस प्रकार के वादों की परंपरा से ऐसे वर्ग या समूह को लाभ या सहायता प्रदान करना है जो तो शोषण के अथवा उत्पीड़न के शिकार हैं तथा जिनके संवैधानिक अधिकारों को इनकार किया गया है। यानी इनके अनुसार जिन व्यक्तियों को जो है संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है किंतु वे न्यायालय में अपनी निर्धनता, अज्ञानता एवं अन्य विवशताओं के कारण न्याय के लिए नहीं आ सकते हैं। अब इसे आप लोग अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। इस प्रकार के वाद का प्रयोजन किसी व्यक्ति को लाभ देने से नहीं है। उन्होंने आगे या कहा कि अब हम एक ऐसी योजना का अभ्युदय कर रहे हैं जिससे कि गरीबों की समस्या न्यायालय के सामने लाई जा सके। इसके लिए वह सामाजिक व्यक्ति याचिका दायर करने के लिए सक्षम होगा जो उन गरीब व्यक्तियों के हित में रुचि रखता है। अब इसे अपनी जबान में या भाषा में लिख सकते हैं कि न्यायाधीश भगवती के अनुसार इन जो ऐसे व्यक्ति जो गरीब हैं, नॉलेज नहीं है या किसी विवशता के कारण घर में अकेले हैं, मुकदमा नहीं कर सकते, ये उनके लिए है। और कोई सामाजिक व्यक्ति याचिका दायर करने, यानी उनके लिए कोई सामाजिक व्यक्ति भी, NGO जो भी, ये उसी तरफ से मुकदमा किया जा सकता है। अब इसकी दूसरी ये हेडिंग रहेगी, अगली हेडिंग रहेगी ये कि जनहितकारीवाद के लक्षण। जनहितकारीवाद के लक्षण में लिखेंगे, इस प्रकार के वादों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्षण पाए जाते हैं। पहला है कि इसमें याचिका किसी वर्ग या समूह की ओर से दायर की जाती है। अगर आप ये लक्षण याद कर लेंगे पूरा, समझ लीजिए आपको ये पूरा क्वेश्चन याद हो गया। दूसरा है याचिका ऐसे वर्ग या समूह की ओर से दायर की जाती है जो अपनी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विवशताओं के कारण न्यायालय के समक्ष नहीं आ सकती। तीसरी, इसमें कार्यपालिका अथवा सरकार के अनुत्तरदायी पूर्ण कृत्यों के विरुद्ध कार्रवाई की याचना की जाती है। यानी कोई मुकदमा होता है जिसमें सरकार ने गलत फैसला दिया है तो उसके विरुद्ध मुकदमा किया जाता है। चौथा है, यह विधि शास्त्र की एक नई अवधारणा है जो अपना संपूर्ण तंत्र स्वयं विकसित कर रही है। पांचवा है, न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित एक विरचित विधि है। यानी न्यायाधीशों ने
का एक विचार है जो कि विधि बन गया है। छठवां है, इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका के ऐसे प्रशासनिक कृत्यों को चुनौती दी जाती है जिससे जनता को विधिक क्षति पहुंची हो। ये वाला देखिए, ये वाला मिल रहा है, तो ऐसे आप करके लिख लीजिएगा। अब इसी के संबंध में एक मुकदमा है, एक वाद है। दत्ता राज नाथूजी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 2005 SCW के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता संघ तथा बार काउंसिल को जनहितकारी वाद के संबंध में यह दिशा निर्देश दिया कि प्रत्येक अधिवक्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनहित याचिका का दुरुपयोग न हो। यानी इस जो लोकहितवाद है, जनहितकारी याचिका का दुरुपयोग ना हो सके, जिससे इसकी गरिमा बरकरार रह सके। साथ ही न्यायालय ने उपरोक्त वाद में यानी दत्ता राज नाथूजी बनाम महाराष्ट्र राज्य में यह भी संप्रेषित किया कि प्रत्येक अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय के समक्ष ऐसी याचिका न दायर करे और न ही न्यायालय की किसी कार्रवाई में विलंब पहुंचाने की दृष्टि से ही इसका उपयोग करे। अब आप आगे लिख लीजिएगा। अब आपको हेडिंग बता दे रहे हैं, ये वाली जनहितकारी वाद की अवधारणा के कारण में लिखेंगे आप जनहितकारी वाद की अवधारणा के विकास के निम्नलिखित कारण हैं। ये बहुत ज़रूरी लिखिएगा, 38 याद रखिएगा। ये जनहितकारी वाद के संबंध में बात करता है। जब भी आप कहीं कि पहली हेडिंग है, इसके पहला पॉइंट है संविधान का अनुच्छेद 38, जिसके अंतर्गत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। दूसरी हेडिंग है न्यायाधीश भगवती द्वारा रिपोर्ट ऑन नेशनल जुडिकेचर में यह मत व्यक्त किया जाना कि लोकस स्टैंडी के नियम को विस्तृत एवं उदार किया जाए। यानी अब आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं जब आसानी के लिए, न्यायाधीश भगवती द्वारा लोकस स्टैंडी के नियम को विस्तृत एवं उदार किया जाए। तीसरा है जहाँ अधिकार वहाँ उपचार की सूक्ति के नए क्षितिजों का आविष्कार, जिसमें जनहित से प्रेरित व्यक्तियों या संगठनों को जनता के हित की रक्षा हेतु वाद दायर करने के अधिकार दिया जाए। अब आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा। अब ये 8वां पॉइंट में बता दो। लोकस स्टैंडी के नियम का उदारीकरण जनहितवाद की आधारशिला, यानी लोकस स्टैंडी यानी न्यायालय में वाद दायर करने की हैसियत। अगली हेडिंग है, ये है जनहितकारी वाद की अवधारणा में विस्तार। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 के अंतर्गत जनहितकारी वाद में जनसामान्य तथा समाज के विशाल वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए याचिका का दुरुपयोग एवं लोकप्रियता हासिल न करने के संबंध में जनहित याचिका के दायर को सीमित कर दिया। यानी न्यायालय ने अनुच्छेद 32 और 26 में बता दिया कि इसके दायरे को सीमित कर दिया, इसका दुरुपयोग ना हो सके। यानी इसमें बताया गया अनुच्छेद 32 और 226 में बताया गया है कि
लोकहितवाद का दुरुपयोग न हो सकते, न इसके माध्यम से अधिवक्तागण या जो है इसका लोकप्रियता हासिल करे। न्यायालय ने मेडिकल और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, नौकरी, पेंशन, ग्रेच्युटी तथा कुछ अपवादों के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ दायर मुकदमों पर जनहित याचिका के रूप में विचार न करने का फैसला किया। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा और मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दूंगा पूरा। जैसे पीडीएफ है ये आपको मैं पूरा मुहैया करा दूंगा, आप नोट्स बना लीजिएगा। अब हेडिंग तो पहले याद करिए, हेडिंग पूरी याद कर लीजिएगा। जैसे आप हेडिंग लिखेंगे आपको मालूम हो जाएगा क्या लिखना है। कापी आप सादी छोड़ के ना आएंगे, कापी भरी रहेगी तभी नंबर मिलेगा आपको। आखिरी हेडिंग है और इसमें एक वाद है। जनहितकारी वाद की अवधारणा में प्राण न्याय। प्राण न्याय क्या होता है मैं अभी बता दूंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें एक मुकदमा है। फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम प्रभात मंडल अंधेरी, AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 की स्पष्टीकरण 6 में वर्णित प्राण न्याय अर्थात रेस जुडिकाटा का नियम जनहितकारीवाद में भी लागू होता है। यानी इस मुकदमे में फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम प्रभात मंडल अंधेरी AIR, इसमें आपको लिखना पड़ेगा यहाँ तक। अब इसमें अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार के मामले में यह स्पष्ट रूप से साबित किया जाना चाहिए कि पूर्ववर्ती विवाद भी जनहितकारीवाद था, न कि व्यक्तिगत परिवादों के संबंध में अनुतोष प्राप्त करने के लिए। यह एक सद्भावी विवाद किसी अधिकार को लेकर होना चाहिए और वह अधिकार समान प्रकृति का हो, इसमें जन सामान्य का हित निहित हो। यानी यह ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी का फायदा होता हो, वो आपसी कंप्लेन ना हो, परिवाद ना हो। अब आपको बता दें, ये आप लोग नोट्स तैयार। अब इसमें प्राण न्याय होता क्या है उसके लिए मैं बता देता हूँ। प्राण न्याय होता क्या है? प्राण न्याय होता है, ये नोट्स बना लीजिएगा। पूर्व न्याय या प्राण न्याय जो है न्याय का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार यदि किसी विषय पर अंतिम निर्णय दिया जा चुका है और जिसमें आगे अपील नहीं किया जा सकता, तो यह मामला फिर से उसी न्यायालय या किसी दूसरे न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता। यही है प्राण न्याय। आप लिख सकते हैं, हेडिंग बना लीजिएगा।